अन्नदाता, 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं राधा ठाकुर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वे श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसान भाइयों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि और फसल में प्रयोग करने के लाभ। कुल्थी की अच्छी पैदावार के लिए फसल में जरूरी कार्य। किसान भाइयों, कीचुओं किसान का मित्र और भूमि की आंख यूं ही नहीं कहा जाता। ये कीचुए पोषण तत्वों से भरपूर उत्तम जैव खाद का निर्माण करते हैं। जी हां, खेती बाड़ी के क्षेत्र में देखा जाए तो आज वर्मी कंपोस्ट से बेहतर और कोई दूसरा खाद नहीं। ये न केवल काफी सस्ती खाद है, बल्कि किसान इसे स्वयं आसानी से तैयार कर लेते हैं। बस जरूरत है किसान प्रशिक्षण लेकर इसे बनाने की शुरुआत करें। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्मी कंपोस्ट के बारे में समुचित जानकारी, तो देखें और लाभ उठाएं। यहाँ पर हम लोग विशेष प्रकार का केंचुआ का प्रयोग करते हैं, जिसमें आइसेनिया फोएटिडा है, पेरोनिक्स एस्केबेटस है और ड्रिलस एवजीनी है। तो इस तरह के कई बहुत ही कारगर केंचुआ के प्रजाति है, जो फ्रेश जो सूखे हुए ये होते हैं खरपतवार होते हैं, उनको बेहतर ढंग से खा करके उसको खाद में परिवर्तित कर देता है। इसके लिए उचित वातावरण, उचित जो है सो मतलब कंडीशन जो होता है उसको प्रदान करना पड़ता है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले क्या करें कि सारे सामग्री मतलब बराबर मात्रा में गोबर और बराबर मात्रा में जैसे खरपतवार को पहले इकट्ठा कर लें और एक ऐसे जगह स्थान का चुनाव करें जहाँ पर चींटी, दीमक या अन्य कीड़े मकोड़े न आ सकें। तो उसे या तो एकदम बराबर किया हुआ गीला मिट्टी से, जैसे खलिहान वगैरह बनाते हैं घर में जो लिपते हैं, वैसा करके एक क्यारी नुमा बना देते हैं। 1 मीटर गुने 2 मीटर माने 1 मीटर चौड़ाई और 2 मीटर लंबाई एक क्यारी नुमा आकार बना देते हैं। ईंटा से घेर के भी बना सकते हैं या फिर थोड़ा मिट्टी को ही ऊंचा करके हल्का करीब आधा बित्ता ऊंचा कर देते हैं और उसको बना देते हैं। इसके लिए जमीन से थोड़ा ऊपर उठी हुई जगह का चुनाव करना चाहिए। क्यारियों को तेज धूप वर्षा से बचाने और केंचुओं के तीव्र प्रजनन के लिए अंधेरा रखने के लिए घास फूस बने से छप्पर और चारों ओर हरी नेट से ढकना लाभकारी होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, खरपतवार जो है सो एक 15 सेंटीमीटर का ऊंचाई तक डालते हैं। इसके बाद फिर गोबर जो है उसका भी 15 सेंटीमीटर
जो है सो ऊंचाई तक जो है सो डालते हैं। फिर खरपतवार उसी तरह से 15 सेंटीमीटर और फिर से डालते हैं। तो ये 15-15 सेंटीमीटर के अंतर पर जो है खरपतवार और गोबर का सतह बिछाते बिछाते आखिरी तक करीब 90 सेंटीमीटर तक, 60 से 90 सेंटीमीटर तक जाते हैं। और बस ध्यान रखा जाता है कि सबसे ऊपरी सतह में गोबर होना चाहिए और गोबर से पूरी तरह से ढका हुआ होना चाहिए। ढकने के बाद बीच बीच में छेद बना देते हैं या एक खुरपा से लाइन कर देते हैं। और इसके बाद केचुआ जो हमारे पास है, हमारे यहाँ पर जो वातावरण है उसके हिसाब से एसिना फोएटिडा जो बहुत ही कारगर है, उसका जो सो 1.5 से 2,000 प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से ऊपर में छोड़ देते हैं धीरे। और इसका ये प्रकृति होता है कि वो धीरे धीरे अंदर के ओर घुस जाता है और धीरे धीरे जो गोबर के साथ साथ खरपतवार जो हमारा डाला हुआ है उसको भी खाना शुरू कर देता है। केचुआ खाद तैयार होना शुरू हो जाता है, जो हटा हटा करके बीच बीच में देखते हैं। इस बीच में जब सतह बिछा देते हैं तो सबसे ऊपर में बोरा, जो जूट का बोरा ढक देते हैं और बीच बीच में पानी छिड़कते रहते हैं ताकि नमी बरकरार रहे। और नमी इस प्रकार प्रदान करना चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बहने न लगे इधर उधर, बस सूखने से बचाने के लिए किया जाता है। इसको बीच बीच में क्या है कि 15 दिन के अंतर में उठा करके देखते हैं और उलट पलट करते हैं धीरे धीरे। उलटने पलटने के बाद 2 या 3 पलटन के बाद देखते हैं कि केचुआ का खाद का जो है सो तैयार माल जो है सो प्राप्त होने लगता है। जब कीचुए बेड में गहराई में चले जाते हैं तब कीचुआ खाद को बड़े से आसानी से अलग कर सकते हैं। खाद की पलटाई या तैयार कंपोस्ट को एकत्र करते समय खुरपी या फावड़े का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। अब हल्का हल्का हटाते हैं, देखते हैं कि भुरभुरा पदार्थ प्राप्त हुआ है कि नहीं। उसका रंग जो है सो काला हो गया होगा। अब इसको धीरे धीरे क्या करते हैं कि चालते हैं। चाल करके जो है सो एक चलनी तार की जाली होती है जिसे हम चाल करके एक बहुत बेहतरीन चाय के पत्ती के तरह जो है सो हमको खाद प्राप्त होता है। उसको चालने के बाद अपने बोरे में या कहीं एक साफ सुथरा नमी रहित स्थान पर रख देते हैं। इस खाद का जो है सो कीमत थोड़ा सा अगर बाज़ार से लेते हैं तो 15 से 20 रुपये प्रति किलो के दर से मिलता है, जबकि आप अपने से अगर तैयार करेंगे तो मुश्किल से 5 रुपये प्रति किलो लागत खर्च होगा। एक समूह बना करके तैयार करके बेचते हैं तो उससे 15 से 20 रुपया प्रति किलो के दर से आप आमदनी भी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जो है सो करीब 1% से ऊपर जो है सो नाइट्रोजन मिलता है और पोटास भी उसी तरह से 1% से ऊपर मिलता है और फास्फोरस भी जो है सो सामान्य खाद्य में जो है सो 0.2% के आसपास में होता है, जबकि इसमें 0.5 से लेकर 0.8% तक जो है सो आपको जो है सो फास्फोरस मिल सकता है। तो सामान्यतः जो है सो 2 से 3 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, जो लाभदायक होगा। अगर सब्जी का फसल है तो उसके पौधे के आसपास में जो सो प्रति पौधे के जड़ के पास जो है सो बाद में भी 1 सप्ताह के अंदर जो है सो हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है।
एंथोरियम एक सजावटी फूल है जिसकी मांग बड़े बड़े शहरों में काफी तेजी से बढ़ रही है और इस मांग को देखते हुए किसान पॉली हाउस में खेती करने लगे हैं। साथ ही इसकी खेती से अच्छी आय भी अर्जित कर रहे हैं। तो आज किसान इस लाभ को देखते हुए इसकी खेती करने जा रहे, वे किन किन वैज्ञानिक पहलुओं को अमल में लाएं, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला मुजफ्फरपुर के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर रोहित मौर्य से। बाजार मांग को देखते हुए किसान भाई इस समय एंथोरियम की खेती अच्छे से कर सकते हैं। पहले एंथोरियम की खेती मेनली लोग बस अपने छोटे घरों में करते थे, जिससे कि सजावटी के रूप में करते थे, लेकिन अब व्यावसायिक रूप से इसकी मांग बढ़ती गई, जिससे किसान भाई इसे बहुत ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। पहले इसके फूल जो थे वो बिकते थे, फूल इसका 5 से 10 रुपए का बिकता था। अब इसके पौधे सहित जो इसमें पत्तियां लगी हुई होती हैं वो 25 से 30 रुपए में एक फूल बिकता है। अगर इसको पॉट के रूप में हम डेवलप करके किसान भाई बेचते हैं बाजारों में, तो वो लगभग 250 से 300 रुपए प्रति पौधा पाट के रूप में बिकता है। इसका सबसे इसकी वैरायटी के जब हम चूज करते हैं या फिर सिलेक्शन करते हैं तो हमको विश्वसनीय संस्थान से भी इसकी वैरायटी को लेना चाहिए और या तो अपने खेतों में लगानी चाहिए। इसमें मेनली 3 प्रकार के या फिर 3 रंग के वैरायटीज होते हैं। पहला होता है रेड या लाल, दूसरा ऑरेंज, तीसरा व्हाइट। एंथोरियम फूल से अधिक लाभ मिले, इसके लिए इसकी उन्नत प्रजातियों का चयन करना चाहिए। बाजार में विभिन्न रंगों के अनुसार फूलों की प्रजातियां मिलती हैं, जैसे लाल रंग की किस्में टेम्पटेशन, मैरिसस रेड, एविटा सफेद रंग की किस्में एंजल, मॉरिसस सफेद का प्रयोग कर सकते हैं। और भी रंग की किस्में होती हैं जिनका प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, फूलों के विभिन्न किस्मों का चयन करना सही रहता है, क्योंकि बाजार में विभिन्न रंगों के फूलों की मांग होती है। इसके पौधों को हमेशा विश्वसनीय संस्था से ही खरीदना चाहिए। और अब इसके लिए अब हम बात करते हैं कि इसमें टेम्परेचर या फिर इसका कल्टीवेशन हम कैसे करते हैं। तो इसका कल्टीवेशन हम ओपन फील्ड में कर सकते हैं, लेकिन जनरली इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसमें टेम्परेचर का बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, जो विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके लिए जो हमारा फेवरेबल टेम्परेचर होता है वो होता है 15 से 28 डिग्री सेल्सियस। अगर 28 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर एक्सीड करता है तो इस पे उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए हम इसको पॉली हाउस में करते हैं या फिर नेट सेड हाउस में करते हैं। नेट सेड हाउस में करने से क्या होता है, 24 से 28 डिग्री सेल्सियस में इसका जो वेजिटेटिव ग्रोथ होता है बेहतर होता है और फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है इसके लीव्स। और इसमें जो ह्यूमिडिटी होती है पॉली हाउस या नेट हाउस में, उसको हम मेंटेन कर लेते हैं फॉगर से, जो 75 से 80% होता है। अब हम बात करते हैं इसकी क्या मतलब न्यूट्रिशन कैसे करना है या फिर इसका मीडिया कैसे तैयार करना है। इसके लिए हमें सबसे पहले जरूरत होती है पौधों को लगाने के लिए मीडिया की जरूरत होती है। इसमें मीडिया छिद्रयुक्त मीडिया यूज होता है। जैसे छिद्रयुक्त मीडिया में हमारा कोकोपीट हुआ, गोबर की सड़ी हुई खाद हुई, सड़ी हुई मिट्टी हुई, पुआल हुआ, सड़ी हुई पत्तियां हुई, इनको हम क्या करते हैं, ये या तो पॉट में भर देते हैं या किसी एक क्यारी में डाल के पानी डाल के इसको सड़ा देते हैं। जब ये सड़ जाती हैं तो इसके जो मीडिया होती है, जो सबस्ट्रेट होते हैं, वो छिद्रयुक्त हो जाते हैं। तब इसमें हम पौधों का प्रत्यारोपण करते हैं। जो पौधे होते हैं या तो हमको टिश्यू कल्चर से प्राप्त होते हैं या तो हमको साइड सकर्स से प्राप्त होते हैं। जो पुराने पौधे होते हैं उनके बगल से जो सकर्स निकलते हैं उसको हम साइड सकर्स बोलते हैं। उन्हीं का उपयोग हम नए पौधों के रूप में करते हैं। किसान भाइयों, एंथोरियम फूल की खेती के लिए सबसे जरूरी होता है इसे उगाने वाला मीडिया तैयार करना। मीडिया तैयार करने के लिए कोकोपीट, सड़ी हुई पत्तियां, बालू मिट्टी, लकड़ी का बुरादा, घास और पुआल आदि की जरूरत होती है। इन अवयवों क्यारियों में डालकर हल्की सिंचाई करते हैं और कुछ दिन तक इन्हें सड़ने देते हैं। इसके बाद तैयार पौधों या सर्कस की रोपाई 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर करते हैं। एक क्यारी में पौधों को 2 से 3 कतारों में लगाते हैं। और इसके बाद हम आते हैं अब न्यूट्रिशन की बात करते हैं। तो इसमें हमको न्यूट्रिशन कैसे देनी है। इसमें न्यूट्रिशन हम यूरिया डाई पोटास के रूप में नहीं देते हैं। इसमें न्यूट्रिशन हम NPK का सोल्यूशन देते हैं, जो कि 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से या फिर 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से हम पौधों पे स्प्रे करते हैं, जो कि हमारा वीक में 2 बार होता है। इसके बाद हम कैल्शियम नाइट्रेट या फिर मैग्नीशियम सल्फेट का 2 ग्राम का सोल्यूशन बना के 15 दिन में एक बार स्प्रे करते हैं। इसमें हमको माइक्रोन्यूट्रिएंट भी देने की जरूरत होती है, जिससे कि इसका पुष्प का
डेवलपमेंट अच्छे से होता है। उसके लिए हमको 0.1 मिलीग्राम का एक सोल्यूशन बना के लगभग हफ्ते में एक बार इसको हम स्प्रे करते हैं। एंथोरियम फूल की फसल बहुवर्षीय फसल होती है, इसलिए फसल से सही पुष्प उत्पादन मिलता रहे, इसके लिए समय समय पर कुछ खास प्रबंधनों को करना पड़ता है, जिनमें से प्रमुख है फसलों की कटाई छटाई। प्रत्येक पौधों पर केवल 6 से 8 पत्तियां ही रखना चाहिए। शेष पुरानी पत्तियों और रोग ग्रसित पत्तियों की कटाई कर देनी चाहिए। इससे फूलों की बढ़वार अच्छी होती है। एक बार एक पौधे में 5 से 6 पत्तियां ही रखनी चाहिए, जिससे होता है कि उसका डेवलपमेंट, उसके कलर का डेवलपमेंट अच्छा खासा होता है। फसल में आमतौर पर रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप होता है। इनकी रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीमीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। साथ ही रोगों का प्रकोप दिखाई देने पर कार्बेंडाजिम 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर फसलों पर छिड़काव करें। और अब हम आते हैं हार्वेस्टिंग की पे। तो हार्वेस्टिंग में हमको क्या करना है कि ये लगभग पौधा लगाने के 6 से 8 महीने बाद अच्छे से डेवलप हो जाता है, तब इसमें फूल अच्छे से निकल जाता है। जब हम पत्तियों के देखते हैं कि पत्तियों का कलर 1/3 रंग बदल जाए, तब हम इसको तोड़ने योग्य हो जाता है, तब हम इसको तोड़ सकते हैं या फिर इसके हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये 5 से 8 महीने में ये तैयार होता है और ये 1 साल में 5 से 6 फूल एक पौधे से प्राप्त किया जा सकता है। और ये जो हमारा पौधा होता है, एक बार लगाने के बाद ये 6 से 8 साल तक अच्छे से फ्लावर्स और उसकी लीव्स देता है। और अगर हम चाहें भी तो इसके नए नए पौधे इसी पुराने पौधे से साइड सकर से निकाल के मार्केट में बेच सकते हैं। और एक पौधे की कीमत हमारी होती है 250 से 300 रुपए, और एक फूल की कीमत होती है 25 से 30 रुपए। और इसके पत्तियों को भी हम सजावटी रूप में भी बेच सकते हैं, जिससे हमको एडिशनल इनकम प्राप्त होता है। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। झारखंड में कुल्थी की खेती बहुत से किसान भाई करते हैं और इस समय कुल्थी की फसल में कहीं बढ़वार तो कहीं फूल और फलियां बनने की अवस्था में होगी। इस अवस्था में इसकी विशेष देखरेख की जरूरत है, इसलिए कुल्थी की फसल में हानिकारक कीट और रोगों का प्रकोप होता है। प्रबंधन आप कैसे करें, इस बारे में बता रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर CS महतो। किसान भाइयों नमस्कार। जो किसान अभी अपने खेतों में कुल्थी लगा चुके हैं उनके लिए एक सलाह होगी, वैज्ञानिक सलाह, उसमें जिससे कि उनका उपज अधिक से अधिक प्राप्त हो और उस फलों का, पौधों का विकास भी अच्छी तरह से हो। अभी हम समझते हैं जो किसान कुल्थी लगा चुके हैं उनके कुल्थी 20 से लेके 25 दिनों का हो गया होगा। तो इस समय हमें 2-3 बातों का बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि पहला है कि इसका खरपतवार का नियंत्रण, क्योंकि यह देर से खरीफ के मौसम में लगती है। तो अभी जैसे कि देख रहे हैं पानी बीच बीच में बारिश काफ़ी हो रही है, तो इसमें हम खरपतवार बहुत ही ज़्यादा उग जाते हैं इस तरह का बारिश में। वर्षा काल में खरपतवारों की बढ़वार लगभग 3-4 सप्ताह बाद काफी हो जाती है। इन खरपतवारों के कारण फसल की बढ़वार कम होती है। साथ ही इन खरपतवारों पर हानिकारक कीट और रोग भी अपना आश्रय स्थल बना लेते हैं। इसलिए बुआई के 1 माह के अंदर ही एक निराई करनी चाहिए। यदि कुल्थी की शुद्ध खेती की गई है तो दूसरी निराई पहली निराई के 20 दिन बाद करनी चाहिए।
तो इसका नियंत्रण बहुत ही ज़रूरी है इस समय, ताकि इनका खरपतवार से नियंत्रण पा सकें और पौधों का विकास अच्छी तरह हो सके। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूँगा कुल्थी के प्रबंधन में इस समय जो किसान लगा चुके हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया इसमें बारिश काफ़ी हो रही है, तो इसमें जल निकास की समुचित प्रबंधन का बहुत ही आवश्यक है इस समय, क्योंकि यह फसल जो है दलहनी फसल में आती है और ये थोड़ा भी जल जमाव अपने खेतों में बर्दाश्त नहीं कर पाती है। अगर जल जमा होता है तो पौधों का विकास सही तरीके से हो नहीं पाता है और इसमें उपज में क्षति होती है। तो इस तरह का अगर हम जल प्रबंधन करते हैं तो खेतों में जल का जमाव होने की संभावना नहीं होती है और पौधे का विकास अच्छा हो जाता है। कुल्थी एक ऐसी फसल है जिसमें कम पानी की जरूरत होती है। खेत में कम नमी की अवस्था में एक सिंचाई जरूर करें। खासकर फसल में फलियों के बनने की दशा में नमी होना जरूरी होता है, क्योंकि इस अवस्था में नमी की कमी होने पर फलियों में दाने का विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाता और दाने कम बनते हैं। इसलिए फसल की फली अवस्था में नमी की कमी ना होने दें। इसके अलावा कुछ दिन बाद अभी देखेंगे कि हम इनमें फूल भी आने शुरू हो जाएंगे। तो जब जैसे ही इनमें फूल आती हैं तो उस समय कीटों का भी आक्रमण काफ़ी हो जाता है, खासकर भुआ पिल्लू और तनाछेदक का। तो इनके नियंत्रण के लिए इंडोक्साकार्ब नामक एक दवाई आती है, वो 0.5 ml प्रति लीटर पानी में मिला के इसको 2-3 बार छिड़काव कर दें। रही बात भुआ पिल्लू का, तो इनके नियंत्रण के लिए हम इनको जो आरंभिक अवस्था में हैं उनको चुन लेते हैं खेतों से और उनको खेतों से दूर हटा देते हैं, जिससे कि वो बढ़ नहीं पाए और नष्ट हो जाए और खेतें सुरक्षित रहे, ताकि इनके जो तनाछेदक हैं या फली छेदक हैं उनसे नियंत्रण पा सकें। वैसे तो कुल्थी की फसल में कीट और रोगों का प्रकोप कम होता है, लेकिन कभी कभी फली अवस्था में फली छेदक कीट प्रकोप हो जाता है, जो कि फलियों में छेदक कर दाने को खा जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए ट्राइजोपॉस 1.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें और रोगों का प्रकोप दिखाई देता है तो मैकोजेब 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। किसान भाई, अगर बताए गए तरीके से आप इस समय आप कुल्थी के खेतों में प्रबंधन करते हैं तो इससे आपको अच्छी उपज प्राप्त होगी और इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम हरीबपुर जिला कटिहार के कृषक विक्रम सिंह ने। ये बाजरा की फसल में जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो विक्रम सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। बाजरा एक बहुत ही खरीफ की महत्वपूर्ण फसल है, वो दाने के हिसाब से और चारे के हिसाब से। क्योंकि दाने के हिसाब से देखें तो मोटे अनाज में आता है, जिसमें हमारी खाने के हिसाब से भी इसका दाना उतना ही महत्वपूर्ण है। इसकी पोषकता बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हम लोग खाने के उपयोग में लेते हैं। और इस प्रकार की जो फसल है उसमें हरे चारे के रूप में भी इसको ले सकते हैं और जो सूखा चारा प्राप्त होता है, जो कड़वी होती है, हमारे जो पशुधन है उसके लिए बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही पौष्टिक रहता है। जो एक बहुत ही पशुपालन के लिए ये एक चारा होता है। तो इस फसल में बुआई करीब करीब हमारे किसान भाइयों की पूरी हो गई और उसमें अंतर से जो अर्ली वाला जो पहले बुआई की गई है उसमें सारी क्रियाएं फसल अभी उसमें सिट्टा आ रहा है। और जो लेट बुआई हुई है उसमें जैसे निराई गुड़ाई चल रही है या खरपतवार का प्रबंधन किया जा रहा है, तो वो किसान भाई हमारे कर सकते हैं। पहले वाले में करीब पोषक प्रबंधन करीब कंप्लीट कर दिया हमारे किसान भाइयों ने। और जो अभी छोटा है बाजरा जो लेट सोइंग है या तो उसमें हमारे किसान भाई उसे फसल में निराई गुड़ाई करके खरपतवार को निकाल सकते हैं, जिससे नमी का संरक्षण होगा। फसल और खरपतवार के बीच में जो प्रतिस्पर्धा होती है पोषक तत्वों के लिए, नमी के लिए, जगह के लिए और प्रकाश के लिए, तो उसमें काफी कमी आएगी। इसलिए हमारी फसल की बढ़वार भी अच्छी होगी
और उसका उत्पादन भी अच्छा प्राप्त होगा हमारे किसान भाइयों को। तो समय रहते हुए हमारे किसान भाई निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को निकाल दें या हाथ से निकाल दें। दूसरा, जहाँ पे अभी क्योंकि अभी मानसून का सीजन है, यदि वर्षा समय पे लगातार होती रहती है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है बरसात का, एक साल वर्षा होती है तो कोई सिंचाई की जरूरत नहीं। लेकिन जिन क्षेत्रों में बाजरे में अभी सेटा भर रहा है या ग्रोथ की स्टेज में, तो वहां पे हमारे किसान भाई हल्की सिंचाई एक अंतराल पे, क्रांतिक अवस्था पे, जब फुटान की अवस्था में या जब सीटें निकलने के बाद दाना भर रहा है, उस टाइम में सिंचाई नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। यदि इस दौरान नमी की कमी हो जाती है तो उपज पे, दाने की और चारे की दोनों की उपज पे विपरीत प्रभाव पड़ता है और गुणवत्ता भी अच्छी प्राप्त नहीं होती है। इसलिए हम लोगों को यह ध्यान, हमारे किसान भाइयों को यह ध्यान रखना है कि समय समय पे जैसे इस प्रकार की स्ट्रेस जैसी स्थिति होती है तो उस समय हमारे किसान भाई हल्की सिंचाई करें। और बची हुई जो पोषक तत्वों की मात्रा है, मुख्य रूप से नाइट्रोजन, तो वो नाइट्रोजन की जो आधी मात्रा है वो 1/3 मात्रा जो बुआई के समय दी जाती है वो दी जा चुकी है। और अब खड़ी फसल में हमारे किसान भाई 2 भागों में इसको दे सकते हैं। जैसे ही फसल 25-30 दिन की हो जाए तो पहली जो 1/3 मात्रा छिड़काव करके यूरिया के रूप में दे सकते हैं। और दूसरा जो है उसके 1 से 2 सप्ताह के अंतर पे दूसरी जैसे अच्छी वर्षा होती है उस दौरान हमारे किसान भाई इसका नमी रहते हुए ये देंगे तो निश्चित रूप से बाजरे की बढ़वार भी अच्छी होगी। और बढ़वार अच्छी होगी तो उसमें सिट्टे भी अच्छे आएंगे और दाने अच्छे भरेंगे। तो इस चीज से हमारे किसान भाई विशेष ध्यान रखें इस समय पे। उसमें कड़बी जो है वो सूखी वो भी कम प्राप्त होती है, तो इसलिए हमारे किसान भाई को पोषक प्रबंधन का भी ध्यान रखना है। दूसरा समस्या बाजरे में भी जिन क्षेत्रों में हमारे किसान भाइयों को समस्या आ रही है सफेद लट की, वो इसका प्रबंधन कर सकते हैं। किसान भाइयों, बाजरा की फसल में सफेद लट कीट काफी देखने में आ रहा है। ये कीट पौधे की जड़ों को काट देता है, जिसके चलते पौधे मुरझाकर सूख जाते हैं और खेतों में कई जगह खाली घेरे बन जाते हैं, जिस कारण किसान भाइयों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस तरह के नुकसान से बचने के लिए आप इस कीट का समय रहते नियंत्रण करें। खड़ी फसल में आप जो हमारी दवा होती है कीटनाशी इमिडाक्लोपीड 17.8 SL, उसका उपयोग करेंगे जो 300 ml है प्रति हेक्टर की दर से। उसको हल्की सिंचाई के साथ या बजरी में मिला के या मिट्टी में मिला के उसको हम बाजरे की जो जड़ क्षेत्र है उसमें डालेंगे। तो ये जो सफेद लट है वो हमारी फसल में जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान से बचा जा सकता है, जिससे हमारी उत्पादकता पे विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। आर्थिक रूप से हमारे किसान भाइयों को इसका फायदा होगा। किसान भाइयों, बाजरा की फसल में अर्गट रोग काफी देखा जाता है। इस रोग में रोगग्रस्त सिट्टों से हल्के गुलाबी रंग का चिपचिपा गाढ़ा रस निकलने लगता है, जो बाद में गहरे भूरे रंग का हो जाता है। कुछ दिनों बाद दोनों जगहों पर गहरे भूरे रंग के पिंड बन जाते हैं। तो इस रोग से फसल को बचाने के लिए बुआई से पहले बीज को फफूंदीनाशी से उपचारित करके बुआई करनी चाहिए। इसके अलावा बाजरा की अर्गट रोग रोधी किस्मों का चयन करके बुआई करनी चाहिए। ऐसा करने पर आपकी फसल में अर्गट रोग की समस्या नहीं आएगी। और किसान भाइयों, यदि आपको खड़ी फसल में इस रोग के लक्षण देखने में आ रहे हैं तो आप ऐसे रोग से ग्रसित सिट्टों को तोड़कर नष्ट कर दें और फसल में मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस रोग का नियंत्रण कर सकें। जो दवा बताई गई है उसका उपयोग करके हमारी फसल को अच्छे से बचा सकते हैं, जिससे उत्पादन, उत्पादकता और उसकी गुणवत्ता अच्छी प्राप्त की जा सकती है दाने की एवं चारे की हमारे किसान भाई। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अलावा आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।